हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सैम्पलिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर वन एज वेल एज फॉर योर पेपर टू। And if you are new to the channel, then you can like, share, and subscribe the channel. And so let's start with the topic. Today we discuss about the sampling, then probability sampling, non-probability sampling कि ये सब क्या होता है। Probability sampling में हम discuss करेंगे simple, systematic, stratified, cluster and multi-stage sampling. Whereas in non-probability sampling we discuss the quota, purposive, snowfall, accidental, incidental, volunteer, your convenience sampling. Fine. So here sample, देखो आपको सबसे पहले सैंपल और सैम्पलिंग का पता होना चाहिए कि व्हाट दे मीन। सो सैंपल आपका होता है रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जो भी आपकी टोटल यूनिवर्स में जो भी टोटल पॉपुलेशन है, जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, दैट इज योर सैंपल। मीन्स सिंपल से शब्दों में अगर हम समझे तो सैंपल वो चीज होती है जिसके ऊपर आप अपनी रिसर्च करते हैं। बिकॉज आप हर किसी पर्टिकुलर यूनिट या एलिमेंट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं अपनी रिसर्च के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो एक आप पर्टिकुलर नंबर ऑफ ग्रुप या एलिमेंट्स या यूनिट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगी टोटल पॉपुलेशन पे। जो भी आप उन पर्टिकुलर नंबर ऑफ ग्रुप, जितने भी एलिमेंट्स या यूनिट्स है उन पे जो रिसर्च कर रहे हैं, जो उससे फिर जो कंक्लूजन आएगा, वो कंक्लूजन या वो जनरलाइजेशंस अप्लाई करेंगे हम टोटल पॉपुलेशन पे। फाइन, दैट इज योर सैंपल। सैंपल का सीधा सा मतलब है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को या यूनिट्स को सिलेक्ट करना आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और इसी प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को, सिलेक्शन ऑफ द सैंपल या सिलेक्टिंग द सैंपल्स और यूनिट्स, इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। फाइन, ओके। अभी हम मूव करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, देखो जो साइंस बैकग्राउंड से हैं दे वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस टर्म प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। आपने मैथ्स में, साइंस में पढ़ा होगा, बट जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं उनके लिए मैं बता देती हूँ। हिंदी में जो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है दैट इज संभावना। नॉट संभावना सेट, संभावना मीन्स चांसेस, लाइकली चांसेस की क्या चांसेस है किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए। फाइन, ओके। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, जितने भी यूनिट्स हैं, जितना भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, या यू कैन से एलिमेंट्स है, उन सब की इक्वल प्रोबेबिलिटी, इक्वल संभावना, बराबर की संभावना होती है कि हम उन एलिमेंट्स को अपनी सैंपल के लिए सिलेक्ट करें या कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज बेसिकली फोकस ऑन दी और अबाउट द इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एलिमेंट गेटिंग इनटू द सैंपल। यहाँ पे जो चॉइसेस हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ वन अनदर, कि हम किसी को भी रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई बायसनेस नहीं होती है इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और यहाँ पे जो हर एक एलिमेंट, जो भी पॉपुलेशन का एलिमेंट है या यूनिट है, उसके पास एक नोन चांस है। नोन मीन्स पहले से पता है कि हाँ वो भी सिलेक्ट हो सकता है इन द सैंपल, और यू कैन से द नॉन जीरो चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। फाइन, ओके। अब जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसके अंदर हम ऑलरेडी अभी ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं पहले वाले स्लाइड में। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे सिंपल, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। फाइन, सो ओके। नाउ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नाम से समझ में आ रहा है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेम एज इट इज जो हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अभी डिस्कस किया है कि हर एक जो पर्टिकुलर यूनिट है, एलिमेंट है, उसका क्या है, इक्वल चांस है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इनटू द सैंपल। ठीक है, एंड इसको हम दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, इक्वल चांस होता है हर एक एलिमेंट का टू गेट सिलेक्टेड इन दी सैंपल। ओके, और यहाँ पे पॉपुलर यूज्ड मेथड्स इस सैम्पलिंग के अंदर जो होते हैं वो होता है आपका लॉटरी मेथड, रैंडम नंबर टेबल। यहाँ से क्वेश्चन देखो आया भी हुआ है और एज इट इज आ भी सकता है, तो आपको ये दो चीजें ध्यान रखना। हो सकता है वो लॉटरी मेथड लिख दे क्वेश्चन में कहीं, या रैंडम नंबर टेबल लिख दे। तो ये सब किसके किसके पॉपुलर यूज मेथड से, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किसके अंदर आता है, आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इन वर्ड्स पे आपको फोकस करना है। ठीक है, अब लॉटरी मेथड को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहें तो लॉटरी मेथड में आपको पता है
आप सब अवेयर हो क्या होता है कि रैंडम चूज करते हैं हम, रैंडम सिलेक्शन होती है किसी पर्टिकुलर यूनिट की। फाइन, वैसे ही रैंडम नंबर टेबल, यहाँ पे बायसनेस नहीं होती है, रैंडम मतलब इक्वल चांस होते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर यूनिट या जो भी आप बोलते हो एलिमेंट उसको सिलेक्ट किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग ऑल्सो। फाइन, यस। कम टू द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग नाम से समझ में आ रहा है, सिस्टमैटिक मतलब कुछ सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, पर्टिकुलर सीक्वेंस में कोई चीज हो रही है। इसके लिए, इस टाइप की सैम्पलिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जितना भी हमारे पास जो भी कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन है उसको प्रॉपर नंबरिंग करना पड़ता है या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको सिस्टमैटिक वे में सेट करना पड़ता है। अब इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर सपोज करो कि आपके पास कोई आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, और आपने 100 पर्टिकुलर बंदों की या कोई भी यूनिट है, कोई भी एलिमेंट है जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, आपने एक लिस्ट बना ली 100 बंदों की। अब उसको आपको क्या करना पड़ेगा कि इनलिस्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको नंबरिंग देनी पड़ेगी उन एलिमेंट्स को, या तो काउंटिंग की फॉर्म में दे सकते हो 1 to 100, या फिर उसको अल्फाबेटिकली नंबरिंग आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि ABCD इस टाइप से, ठीक है। अब अज्यूम करके चलो कि आपके पास क्या है, आपके पास 100 है, टोटल पॉपुलेशन जो कंप्लीट लिस्ट है यूनिट्स की वो 100 है। जो 100 होता है दैट इज योर पॉपुलेशन साइज, आपने 100 में से ही सिलेक्ट करना है। और आपको चाहिए कितने, मान के चलो आपको चाहिए, आपको जो अपना सैंपल है वो चाहिए 10 कि टोटल तो ठीक है भाई 100 हमारे पास पॉपुलेशन साइज, लेकिन आपको सैंपल साइज पर्टिकुलर पूछोगे किसे, 10 बंदों से। 10 बंदे क्या है आपका सैंपल साइज स्मॉल n। तो यहाँ पे आप कैसे सैम्पलिंग करोगे, जो भी पॉपुलेशन साइज है, जो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि 100 है, डिवाइड कर दोगे जितना आपको चाहिए, 10 सैंपल चाहिए तो 10 से डिवाइड करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे जो k लिखा है ना, ये k, इसका मतलब होता है ये आपका, इट इज योर, यू कैन से स्किप इंटरवल और दी यू कैन से सैम्पलिंग इंटरवल। तो यहाँ पे हमें के पता लग गया, 100 को जो हम डिवाइड करेंगे 10 से 10, मतलब जो हर एक 10वां एलिमेंट या 10वां यूनिट होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर 10वें यूनिट को आप सिलेक्ट करेंगे, अपने सैंपल में रखेंगे। फाइन, सो यहाँ पे k क्या है, k इज योर सैम्पलिंग इंटरवल जो कि ये लिखा है, और इसको हम स्किप इंटरवल भी बोलते हैं। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, हर एक जो kth यूनिट या पर्सन होता है इन द लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन उसको हम सिलेक्ट करते हैं अपने सैंपल के अंदर। फाइन, दोबारा से समझिए, आप मान के चलो अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया है 100 वाला, उसको अभी भूल जाओ, दोबारा से एक बार सोचो कि 100 क्यों, आपके पास 1000 का भी पॉपुलेशन हो सकती है। मान के चलो आप पर्टिकुलर एक सिटी में या टाउन में अपनी रिसर्च कर रहे हैं, वहां की टोटल सिटी की जो पॉपुलेशन है वो मान के चलो कि 1000 है, ठीक है, कैपिटल N कितना है 1000, पॉपुलेशन साइज कितना है 1000, 1000। और आपको उन हजारों से नहीं पूछना है, उन हजारों के ऊपर रिसर्च नहीं करने, आपको पर्टिकुलर 100 बंदों के ऊपर रिसर्च करना है। कितने बंदों के ऊपर, 100 बंदों के ऊपर रिसर्च करना है आपको। अपने सैंपल में सिर्फ 100 जो है चाहिए, सैंपल साइज कितना चाहिए 100, तो आप डिवाइड कर दोगे 1000 को 100 से, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा दैट इज योर के, वो क्या हो जाएगा के, आपका के क्या है, सैम्पलिंग इंटरवल या यू कैन से द स्किप इंटरवल। तो जो के आया है आप उसी केथ यूनिट या पर्सन को सिलेक्ट करेंगे इन द लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, जितना भी वो आया है, लाइक कहीं पे 10 आया है, कहीं पे 100 आया है। अगर 10 आया तो हर एक 10th एलिमेंट को आउट ऑफ द टोटल लिस्ट जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसको सिलेक्ट करेंगे। 100 है तो हर एक 100 को यूनिट या पर्सन को आप सिलेक्ट करोगे अपनी रिसर्च में। फाइन, नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, काफी बार क्वेश्चन यहीं से आया है। आपको ये लिख के दे देते हैं कि k इज इक्वल टू पॉपुलेशन साइज अपॉन n, या फिर वो ऐसे भी पूछते हैं कि जो kth यूनिट है ये मतलब कि कौन सी उसमें सैम्पलिंग में आप मतलब कौन से सैम्पलिंग में ये इंटरवल ऐसे मतलब सैम्पलिंग की जाती है, तो उसका आंसर होगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग।
मोरोवर अगर आपको जो मैं टॉपिक अभी आपको करवा रही हूँ इसका अगर प्रैक्टिस करना है, इसका रिसर्च करना है कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कैसे इन सैम्पलिंग को हमने किस वे में अपने माइंड में फिक्स रखना है, तो नेक्स्ट वीडियो जो आज शाम को अपलोड होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसको आप बेटर वे अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इन सैम्पलिंग से किस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। फाइन, ओके। नाउ मूविंग टू द थर्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब इसमें क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राटास बनाते हैं, ठीक है, कि और वो जो स्ट्रेटा हम बनाते हैं ना, जो हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हम जो बनाते हैं वो हम किन बेसिस पे बना सकते हैं, एज, उम्र के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, लाइक मेल और फीमेल, ग्रेड के हिसाब से, इकोनॉमिक कंडीशंस, प्लेस ऑफ रिजाइडिंग, ऑक्यूपेशन, कास्ट एक्सेट्रा, इन सब के बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा बना के अपनी ये वाली स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को कैरी आउट करते हैं। ओके, यहाँ पे जितना भी टोटल पॉपुलेशन होता है उसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट स्ट्रेटास में। फॉर एग्जांपल मेरे पास लाइक पॉपुलेशन है जिसमें कि ओल्ड एज पर्सन भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, एंड देन मिडिल एज पर्सन भी है, लाइक 0 से लेके 70 एज तक हर कोई मेरी पॉपुलेशन में इंक्लूड है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, लाइक मुझे पर्टिकुलर अपना मतलब जो रिसर्च करना है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, सैंपल जो मुझे बनाना है वो मुझे बनाना है एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बीच में, लाइक 20 to 30 जो एज है, सिर्फ उन्हीं पे मुझे उन्हीं को अपने सैंपल में रखना है फॉर माय रिसर्च। तो मैं क्या करूंगी, स्टेटस बनाऊंगी, ठीक है, कि 10 से 20 साल की उम्र के लिए एक अलग स्टेटा बनाऊंगी ए, फिर दूसरा स्टेटा बनाऊंगी 20 से 30 के लिए, फिर 30 से 40 के लिए, ठीक है। उनमें से भी फिर मैं आगे और अपना स्टेटस डिफरेंट बना सकती हूँ, लाइक कि मुझे मेल्स चाहिए, फीमेल्स चाहिए, फिर 20 से 30 में मुझे दोबारा से मेल्स का, फीमेल्स का, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन को हम डिफरेंट स्टेटस में कन्वर्ट कर देते हैं। वो हम कन्वर्ट क्यों करते हैं, ताकि जो भी हेट्रोजीनस जो हमारी पॉपुलेशन है उसको हम होमोजीनस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब होमोजीनस का यहाँ पे वर्ड का मीनिंग है जिनमें सिमिलैरिटी हो कैरेक्टरिस्टिक्स की, या जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, सिमिलर हो। फाइन, ओके। सो यहाँ पे जो परसेंटेज मेथड रहता है, दैट इज द बेस्ट मेथड फॉर चूजिंग द सैंपल साइज अमंग द स्टेटस। कि आपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस बना लिए, लाइक मैंने अपना बनाया कि हाँ 10 से 20 साल वाले एक स्टेटा में रहेंगे, दूसरे वाले 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस अपने बना लिए। अब इसमें भी मैं आगे फर्दर और स्टेटस बना सकती हूँ उस पे सेक्स के बेसिस पे, कि 10 से 20 के बॉयज का अलग से बना लो, फिर गर्ल्स का अलग से बना लो, फिर 20 से जो 30 वाले हैं उनमें भी गर्ल्स अलग निकालो, बॉयज अलग निकालो, ठीक है। और ये हमारा स्टेटा बन गया। उसमें से फिर पर्टिकुलर यहाँ पे मैं परसेंटेज रख दूंगी कि लाइक जो बॉयज और गर्ल्स का मैंने अलग अलग बनाया कि मुझे गर्ल्स में से 10% चाहिए या 10 सैंपल्स ही चाहिए, बॉयज के भी मुझे 10 चाहिए। नेक्स्ट में मैं सेम ऐसे रखूंगी अपना। तो यहाँ पे हम परसेंटेज एक थोड़ा सा मतलब फिक्स कर सकते हैं कि हाँ हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टर्स में से कितने परसेंट का सैंपल अपना चाहिए, देन वी चूज आवर सैंपल। फाइन, ओके। नाउ मूविंग टू द क्लस्टर सैम्पलिंग। अब ये क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, क्लस्टर नाम से आपको हमेशा मतलब इन चीजों का थोड़ा आइडिया मिल जाता है, लेकिन क्लस्टर का मीन्स ग्रुप्स फॉर्म करना, ग्रुप्स बनाना। और इस मेथड में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाने, और इस मेथड को हम तभी अप्लाई, इस सैम्पलिंग, इस टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग को हम तभी अप्लाई करते हैं जब आपकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, इनफिनाइट, बहुत ज्यादा है, और जो भी यू कैन से द लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट अवेलेबल, आपके पास सभी यूनिट्स का लिस्ट भी नहीं है, ठीक है। और जो आपकी पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, ओके। एंड फोर्थ इज इंडिविजुअल्स हैव टू बी स्टडीड एज ग्रुप्स, जब आपको इंडिविजुअल्स को स्टडी करना है एज ग्रुप्स, तो ये 4 कंडीशंस है जब आप इस सैम्पलिंग को अप्लाई, इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो व्हेन यू वांट टू स्टडी द पॉपुलेशन एज द ग्रुप्स। तो आप किसके लिए जाएंगे, क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर। इसको एरिया सैम्पलिंग भी हम कई बार बोलते हैं। फाइन, डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स बनाते हैं इसमें। क्लस्टर इन द, ओके, इसका अगर हम एग्जांपल से समझना चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई
पर्टिकुलर एरिया, सपोज करो कि आपका कोई भी ले लो आप, एक कोई भी पर्टिकुलर स्टेट ले ली, ठीक है। आप पूरी स्टेट को नहीं स्टडी करना चाहते तो आप उसके क्लस्टर्स बना देंगे कि जो इसमें से इतना इतना परसेंट एजुकेटेड बंदों का अलग से, अनएजुकेटेड का अलग से क्लस्टर बना दिया। देन इस टाइप से आपने क्लस्टर फॉर्म कर दिया और उसमें से आप क्या करते हैं, अपना सैंपल को पिक करते हैं, चूज करते हैं। फाइन। नाउ कम टू द मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या है? ऐसे सैम्पलिंग जो आप अलग अलग स्टेजेस में करते हैं, ठीक है। बहुत सारी नंबर ऑफ स्टेजेस होते हैं इस सैम्पलिंग को परफॉर्म करने के लिए। और ये किस लिए की जाती है? फॉर मेकिंग द स्टडी, ज्यादा अपनी स्टडी को, अपनी रिसर्च को ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए। और लार्ज स्केल सर्वेज इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और ये अगर आपको इंक्वायरी चाहिए टू फ्रॉम अ मच लार्जर जोग्राफिकल एरिया, देन यू गो फॉर द मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। And it is recommended only when it would be impractical to draw the random sampling. Fine. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कंट्री के ऊपर पूरा वो करना है, रिसर्च करना है, तो आप पहले कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाके अपनी मतलब जो भी है सैंपल चूज करेंगे। देन स्टेट्स को भी आप फर्दर डिवाइड कर देंगे इन डिस्ट्रिक्ट्स। देन डिस्ट्रिक्ट को भी अलग अलग टाउन या सिटीज में। देन यू अप्रोच दी पर्टिकुलर फैमिलीज। फिर पर्टिकुलर फैमिलीज से भी आपको आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग देखना है कि मेल से पूछना है या फीमेल से पूछना है। दिस इज हाउ द मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज डन। ओके, क्लियर? नाउ ओके, नाउ वी स्टार्ट विद नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इक्वल चांस होता था पर्टिकुलर यूनिट का या एलिमेंट का टू गेट सिलेक्टेड इन द सैंपल, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब बराबर संभावना नहीं है हर एक एलिमेंट की। इस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इट्स ऑल डिपेंड ऑन द रिसर्चर। रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको अपना सैंपल कैसे चाहिए, और उसकी खुद की चॉइस होती है कि उसको किसको अप्रोच करना है टू गेट द इंफॉर्मेशन और टू गेट पर्टिकुलर यूनिट और द एलिमेंट इनटू द सैंपल। फाइन। So you can read here as probability of selection of each population unit is unknown beforehand. वहाँ पे probability sampling में known होता था कि equal chance होता है हर एक unit का out of the population to get selected into the sample. But in non-random sampling method, ये क्या है? आपका non-random sampling method है कि आपकी equal probability नहीं है particular unit की to get selected into the sample. Fine. नाउ इसके टाइप्स में हम स्टडी करते हैं फर्स्ट क्वार्टर सैम्पलिंग। ये क्या होता है? एक पर्टिकुलर कोटा, जैसे आप देखते हैं ना कि इतना परसेंट की सीट्स इस कैटेगरी को बिलोंग करेंगी या इतना परसेंट, जैसे अभी जॉब्स वगैरह निकलती हैं कि अच्छा जी एससी के लिए इतनी परसेंट, इतना कोटा मतलब इन वाले कैटेगरी को दिया जाएगा, जनरल कैटेगरी के लिए इतना है, इतना परसेंटेज है, इतने नंबर्स है। वैसे कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है? फिक्स्ड मतलब सेट होता है कोटा कि इतना मतलब हमें सिलेक्ट करना है इस पर्टिकुलर ग्रुप से या इस पर्टिकुलर यूनिट से। फाइन। तो यस, इन कोटा इसको, अच्छा वन मोर थिंग, कोटा सैम्पलिंग को हम चंक सैम्पलिंग भी बोलते हैं। फाइन। और यहाँ पे क्या होता है? quota of sample from the different units of population is fixed, already fixed होता है कि हमें कितना परसेंट चाहिए, and the sample is selected. It generally happens to be judgmental samples. Fine, क्योंकि already fixed है कि हमें इतना ही परसेंट चाहिए। Next come to the purposive or the judgmental sampling. This is also non-probability sampling. ये क्या है? इसको हम बोलते हैं deliberate sampling. Deliberate मतलब जो जानबूझ के, मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि जैसा भी हमारा रिसर्च होता है, जो भी हमारी रिसर्च का पर्पस होता है, उसके अकॉर्डिंग जो उसको अप्रोप्रिएटली सूट करेगा, हम ऐसा ही रिस्पोंडेंट को उठाते हैं, उसी को अपने सैंपल में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि हमारी रिसर्च का या हमारी प्रॉब्लम का आंसर एक पर्टिकुलर यूनिट से आएगा या यहाँ से आएगा, हम उसी सैंपल को, उसी यूनिट को अपने सैंपल के अंदर लेते हैं। फाइन। So involves the deliberate selection of particular unit of universe for constituting sample which represent the sample. Fine. It is used in qualitative research. ये ज्यादातर कहाँ यूज होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च में।
ओके, वेयर ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप हाइपोथेसिस। ये हम ऑलरेडी अपने क्वालिटेटिव रिसर्च को प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं काफी अच्छे से, आप जाकर दोबारा देख सकते हैं वहां पे इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, तो पर्पसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग से हम क्या समझते हैं कि अपना जो भी रिसर्च का पर्पस है, जो भी रिस्पोंडेंट उस चीज को, जो भी यूनिट उस हमारे रिसर्च के पर्पस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, उस पर्पस को मतलब अप्रोच करेंगे, हम उसी पर्टिकुलर यूनिट को या रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट करेंगे इन पर्पसिव जजमेंटल सैम्पलिंग। फाइन, अगेन वो रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, नाउ इंसिडेंटल वॉलंटियर कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब इसमें क्या है, देखो इंसिडेंटल का आपको पता है क्या मीनिंग होता है, घटना या जो घटित एकदम से जो घटना हो जाए, दैट इज इंसिडेंट। वॉलंटियर जो मतलब फ्रीली, मतलब अपने मन से अपनी इच्छा से किसी चीज में कंट्रीब्यूट करना चाहे। कन्वीनियंट जो कन्वीनियंट हो फॉर द रिसर्चर, और मतलब जो भी जिसको हम इजीली अप्रोच कर पाए। तो इस टाइप की सैम्पलिंग ये क्या होती है, मेथड ऑफ सिलेक्टिंग रिस्पोंडेंट हु हैपेंस टू मीट द रिसर्चर एंड आर विलिंग टू बी इंटरव्यूड। जो विलिंग है, जो चाहते हैं कि हाँ उनको हम इंटरव्यू करें, या जो रिसर्चर को एकदम से मिल जाए अपनी रिसर्च के लिए, उसी को पकड़ के हम अपने सैंपल में इंक्लूड कर लेते हैं। दिस इज दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग। फाइन, that is whosoever is available to cooperate for providing information is selected and thus required number of sample is obtained. Yes, जो भी अवेलेबल हो टू कॉपरेट फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देने के लिए जो कॉपरेट करे, हम वही उसी को अपने सैंपल के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। और इस टाइप का जो सैम्पलिंग है दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हैं ना किसी भी जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होते हैं, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो इस टाइप की रिसर्च में जहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है, आप ये वाली सैम्पलिंग कर सकते हैं अपना सैंपल चूज करने के लिए, अपनी रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए हो, तो ठीक है, आपको एक्सप्लोर करना उस जगह के बारे में, उसके पास के बारे में, लोगों का मतलब ओपिनियन जानना चाहते हो उस जगह के बारे में, उस टूरिस्ट स्पॉट के बारे में। तो इस टाइप की सैम्पलिंग काफी हेल्पफुल होती है। इंसिडेंट की कोई भी आ गया, आपने रैंडमली उससे पूछ लिया, या फिर कोई खुद से उस जो गाइड्स वगैरह होते हैं वो खुद से इंफॉर्मेशन देना चाहे आपको, तो वो हो गया आपकी वॉलंटियर सैम्पलिंग। और कन्वीनियंट, जिससे इजीली हो, मतलब रिसर्चर के लिए भी मतलब कन्वीनियंट हो टू अप्रोच दैट यूनिट। ठीक है, और मतलब इजीली जो मिल रहा है दैट इज कन्वीनियंट। सो इस टाइप की सैम्पलिंग में जो भी विलिंग है टू बी इंटरव्यूड और जो कोऑपरेट करेगा फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, वही क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ द सैंपल। फाइन, नाउ कम टू द स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब देखो स्नोबॉल का सबको पता है, मैं नहीं बताऊंगी, स्नोबॉल गेम के बारे में सबको पता होता है, नहीं पता है तो गूगल करो भाई, रिसर्च करो। ठीक है, तो अच्छा देखो स्नोबॉल में क्या होता है, हम बॉल को थ्रो करते हैं। ठीक है, एक बॉटल हिट होती है और एक बॉटल हिट होते हैं, वो बाकी की बॉटल साथ में होते हैं तो वो भी गिर जाती है। ऐसे स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि बस रिसर्चर को ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। एक पर्टिकुलर आपको फर्स्ट रिस्पोंडेंट को एक बार आपको अच्छे से जाके सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसी जो आपका फर्स्ट रिस्पोंडेंट है वो खुद आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा, बाकी के रिस्पोंडेंट ला के देगा। ठीक है, वो खुद बता देगा, या रिसर्चर उससे पूछ सकता है कि और रिस्पोंडेंट्स के बारे में बताने के लिए, तो वो खुद ही डिफरेंट रिस्पोंडेंट ला के देगा। जो आपका फर्स्ट जो भी रिस्पोंडेंट है, जो फर्स्ट यूनिट है, वो फर्दर जो डिफरेंट यूनिट्स है उन तक आपको पहुंचा देगी। दैट इज योर स्नोबॉल सैम्पलिंग। यहाँ पे क्या होता है, रिसर्चर लोकेट्स अ फ्यू पर्सन एप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी। जो आपकी स्टडी, जो आपके रिसर्च प्रपोजल, जो भी आपके रिसर्च के लिए जो एप्रोप्रिएट है, रिसर्चर जो है सिर्फ कुछ पर्सन्स को अप्रोच करेगा खुद के एफर्ट से, उसके बाद क्या करेगा, उनकी हेल्प लेगा, जो भी आपकी फर्स्ट यूनिट्स है उनकी हेल्प लेगा टू रीच आउट और टू फाइंड आउट दी अदर पोटेंशियल रिस्पोंडेंट्स। और ये जो स्नोबॉल सैम्पलिंग में ऐसा है ना कि एक से आपको दो दूसरा पता लगा, दूसरे से आपको तीसरा पता लगा, फिर तीसरे से आपको चौथा पता लगा। ये कब तक चलता रहेगा, है ना? तो ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि जो रिसर्चर है, एक उसका जो भी उसको चाहिए, एक सफिशिएंट जो भी अप्रोप्रिएट उसको अपना सैंपल साइज चाहिए। अगर 10 लोग चाहिए, जब तक 10 पूरे नहीं हो जाते तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। या जब उसको अगर 20 चाहिए तो 20 लोगों तक वो कंटिन्यू रखेगा इस सैम्पलिंग को।
So this is how the selection of sample done in this snowball sampling. So I hope this is also clear to you. अच्छा, इसका अगर हम एग्जांपल अगर लेना चाहें स्नोबॉल सैम्पलिंग का, तो एक ऐसे ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको अपनी रिसर्च करनी है ऑन दी कंडीशंस ऑफ द बैगर्स या बैगर से रिलेटेड किसी भी इशू पे, तो आप क्या करेंगे, किसके पास अप्रोच करेंगे, एक बैगर के जहाँ पे भी आप रहते हैं या जो भी इजिली आपको आपके नियर बाय है, एक बैगर को अप्रोच करेंगे. ठीक है, वो आपकी फर्स्ट यूनिट होगी क्योंकि वही अप्रोप्रिएट है आपकी स्टडी के लिए. आपने एक बैगर से बात कर ली, दो बैगर से बात कर ली. अब आपको अगर बाकी की भी कंडीशंस जाननी है तो आप क्या करेंगे, उन्हीं बैगर्स की, उन्हीं फर्स्ट यूनिट्स की, उन्हीं रिस्पोंडेंट की हेल्प लेंगे टू रीच आउट दी अदर बैगर्स. ठीक है, दूसरे फर्दर मतलब यूनिट्स के पास जाने के लिए आपकी जो फर्स्ट यूनिट्स है उन्हीं से हेल्प लेंगे. और ये सब आपका कब तक चलता रहेगा, जब तक आपको एक पर्टिकुलर या सफिशिएंट नंबर ऑफ सैंपल साइज नहीं मिल जाता है. फाइन. So yes, now I think that I'm clear with the snowball sampling also. Okay, so this all for today. And now if you want a much understanding or revision or test your learning about today's topic of sampling, तो आज शाम को जो वीडियो अपलोड होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन सैम्पलिंग में से पूछे जाते हैं और किस अप्रोच के साथ आपको इस पर्टिकुलर sampling topic को पढ़ना है. And again I'm saying that this topic of sampling is very important for your paper 1 as well as your for your paper 2. So प्लीज इस टॉपिक को काफी अच्छे से आप बार बार रिवाइज करना और अच्छे से इसको आपको अपने माइंड में रखना है. फाइन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.